तहलका इंडिया न्यूज। प्लीज लाइक एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तहलका इंडिया न्यूज में। मैं हूं योगेश धसमान और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। चलिए शुरू करते हैं खबरों के सिलसिले को। सबसे पहले बात करेंगे, आपको बता दें, आंदोलनकारियों की। जी, आंदोलनकारियों की महापंचायत में आपको बता दें कि आज जिस तरीके से त्रिवेंद्र सिंह रावत कैबिनेट ने सरकारी नौकरियों में जो है आंदोलनकारियों के आरक्षण को खत्म किया, उसके बाद जो है आज आंदोलनकारियों ने जमकर प्रदर्शन किया है। आपको याद है कि इस प्रदर्शन के दौरान जब आंदोलनकारी बैठे हुए थे धरना देने के लिए, उसी वक्त जो है पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पहुंचे, तो दूसरी तरफ कुछ आंदोलनकारियों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। आपको याद है कि आंदोलनकारियों ने हरीश रावत पर आरोप लगाते हुए कहा कि आंदोलनकारियों की मांगों को पूर्व के हरीश रावत ने पूरा नहीं किया। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता धीरेन्द्र प्रताप कभी भी आंदोलनकारियों के पक्ष में नहीं रहे हैं, जिसे लेकर आंदोलनकारी नाराज हैं। और इशारों इशारों में आंदोलनकारियों ने कहा कि आज महापंचायत सिर्फ राजनीतिक अखाड़ा बनकर रह गई है। तो आप देख सकते हैं कि राज्य आंदोलनकारियों ने आज जो है धरना प्रदर्शन किया है और इसमें यह कहा गया है कि लगातार जो है उनकी मांगों की अनदेखी की जा रही है। कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई त्रिवेंद्र सिंह रावत कैबिनेट की, उसमें भी जो है आंदोलनकारियों की जो मांग थी उसको जो है नज़रअंदाज किया गया, जिसके बाद जैसे ही पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जो है इन आंदोलनकारियों के पास पहुंचे, राज्य आंदोलनकारियों के समर्थन की उन्होंने बात की, लेकिन वहां पर जो है आपको बता दें कि राज्य आंदोलनकारियों ने इसका विरोध किया है। आपको याद है कि आंदोलनकारियों ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर यह आरोप लगाया है कि आंदोलनकारियों की मांगों को पूर्व की हरीश रावत सरकार ने भी पूरा नहीं किया और वही व्यवहार जो है इस बार जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने उनके साथ किया है। देखिए सैती जी, आरक्षण विधेयक सर्वसम्मति से विधानसभा ने पारित किया है और अपने अधिकार क्षेत्र के अंदर कानून सम्मत तरीके से वो विधेयक पारित था। पहले भी तत्कालिक केंद्र सरकार के इशारे पर गवर्नर ने उसको मंजूरी नहीं दी, एसेंट नहीं दी। आज भी सत्ता परिवर्तन के बाद भी एसेंट नहीं दी। अब उसको वापस करना ये राज्य विधानमंडल और एक निर्वाचित प्रतिनिधियों का अपमान है। ये राज्य की भावना का अपमान है, राज्य आंदोलन का अपमान है और इस अपमान की एक ही भरपाई है कि त्रिवेंद्र सरकार राज्य आंदोलनकारियों से क्षमा चाहते हुए पुनः आरक्षण विधेयक को ज्यों का त्यों जैसा हमने पास किया है उसको गवर्नर के पास भेजे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता धनंजय ढोंडियाल हमारे साथ जुड़ गए। धनंजय, जिस तरीके से राज्य आंदोलनकारी लगातार मांग कर रहे हैं कि जो है उनकी मांगों को लेकर जो है अनदेखी जो है पूर्व की कांग्रेस सरकार में भी हुई और अब जो है डबल इंजन की सरकार जो है प्रदेश में, लेकिन उसके बावजूद उनकी किसी भी मांग पर इस कैबिनेट बैठक में जो है कोई ध्यान नहीं दिया गया। सबसे पहले जानना चाहेंगे, राज्य आंदोलनकारियों का जो है गुस्सा फूट पड़ा है और अब कौन सी वो प्रमुख मांगे हैं जिन पर वो चाहते हैं कि सरकार ध्यान दे? योगेश, मैं आपको बता देना चाहूंगा कि जिस तरीके से जो पूरी जो कांग्रेस सरकार रही उस समय विधेयक पास जरूर विधानसभा की पटल में हुआ था कांग्रेस सरकार के दौरान, लेकिन जैसे ही वो राजभवन पहुंचा, राज्यपाल महामहिम राज्यपाल के पास है, उसके बाद जो कांग्रेस की सरकार वो जो है 2017 में जैसे त्रिवेंद्र सरकार काबिज थी, उसके बाद जो मामला था, क्योंकि जो खास करके जो मांगे थी क्षेत्रीय आरक्षण की मांगे थी और आरक्षण को लेकर भी इनकी तमाम मांगे, जो हालांकि मांगे अब से नहीं है, ये भी तो काफी लंबा समय हो गया, कम से कम 5-6 साल से लगातार चिन्हितकरण की मांगे, तमाम मांगों को लेकर समय समय की सरकारों से जो है गुहार लगाते रहे। हालांकि इसको लेकर कई बार सरकार ने कहा भी इनकी मांगे मानी जाएंगी, लेकिन जैसे ये हाल में जो कैबिनेट उत्तराखंड सरकार की है, त्रिवेंद्र सरकार जो कैबिनेट है, उससे फैसला लिया गया है कि जो ये आंदोलनकारी हैं, जो इनको आरक्षण मिल रहा है, क्षेत्रीय आरक्षण मिल रहा है, ये तमाम जो चीजें इनको जो है ना किया जाए। जबकि योगेश, हाई कोर्ट के आदेश हैं, हाई कोर्ट ने कहा है कि जो आंदोलनकारी हैं, पीड़ित आंदोलनकारी हैं, उनको जो आरक्षण दिया जाए, उनकी जो नियमितीकरण की मांग है उसको नियमित किया जाए। लेकिन त्रिवेंद्र रावत जो सरकार है उसने कहीं ना कहीं जो हाई कोर्ट के आदेश थे उसको नहीं माना है। अपनी जो कैबिनेट थी, राज्य की जो कैबिनेट है, उसने पूरे फैसले को बदल दिया। जो विधानसभा के पटल में जो आना चाहिए था वो वहां पर नहीं आता है, जिससे लेकर जो राज्य के जो आंदोलनकारी वो आक्रोश थे। जो आज तमाम जो आंदोलनकारी थे, आज महापंचायत वहां पर बुलाए गए थे, जिसमें हरीश रावत भी वहां पर पहुंचे। उसके बाद उनको वहां पर विरोध किया गया। आंदोलनकारियों को साफ तौर पर
ये कहना था कि जब आज हरीश रावत उनके हितैषी बने हैं, लेकिन जब इनकी सरकार थी तब उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। उन्हें भी जो है राज किया उत्तराखंड में, कई बार उनके पास आंदोलनकारी गए थे, उनकी मांगे नहीं मानेगी। तो आज जो हरीश रावत हैं, धीरेन्द्र प्रताप हैं, हालांकि जो आंदोलनकारी उन्होंने यहाँ तक कहा है कि जो धीरेन्द्र प्रताप है उन्होंने कहीं ना कहीं, क्योंकि अध्यक्ष योगी से रह चुके हैं, आंदोलनकारी संघ के अध्यक्ष भी वो रह चुके, उन्होंने कहा कि जब इनके पास पूरा मौका था तब उन्होंने मांगे पूरी नहीं की। और अब ये जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं जो राजनीति कर रहे हैं, राजनीतिक स्टैंड जो है आंदोलनकारियों को बनाया जा रहा है योगेश। तो ऐसे में धनंजय, जिस तरीके से हरीश रावत जो है पहुंचे आंदोलनकारियों का समर्थन करने के लिए, लेकिन ऐसे में राज्य आंदोलनकारी यही बात कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जब पूर्व में हरीश रावत सरकार प्रदेश में थी तो उस वक्त जो है राज्य आंदोलनकारी ये उम्मीद करते थे कि जो है राज्य आंदोलनकारियों की मांग जो है पूर्व के हरीश रावत सरकार पूरा करेगी, लेकिन हरीश रावत सरकार के कार्यकाल में भी उनकी मांग पूरी नहीं हुई। अब जब डबल इंजन की सरकार है उस वक्त भी राज्य आंदोलनकारियों की उपेक्षा हो रही है, जिस तरीके से राज्य आंदोलनकारी लगातार ये बात कह रहे हैं। ऐसे में यही वजह है कि जैसे ही वहां पर हरीश रावत पहुंचते हैं तो राज्य आंदोलनकारियों का विरोध उन्हें झेलना पड़ता है और राज्य आंदोलनकारी उन्हीं के समक्ष ये प्रश्न पूछते हैं कि आखिरकार उनकी सरकार ने उनके लिए क्या कुछ कहा था। ऐसे में जब मीडिया द्वारा ये प्रश्न हरीश रावत से पूछा गया तो उन्होंने क्या कुछ जवाब दिया, किस तरीके से अपने बचाव करते हुए दिखाई दिए, क्योंकि यहाँ पर उनके लिए राज्य आंदोलनकारियों के सवालों से बचना बेहद मुश्किल हो रहा था। योगेश साहब को निश्चित तौर पर बात करने में कोई संकोच भी नहीं हुआ, क्योंकि इससे पहले जो है जब धीरेन्द्र प्रताप जो आंदोलनकारी, जब कांग्रेस की सरकार थी, धीरेन्द्र प्रताप वहां पर आया था, उन्होंने कहा था कि 18 करोड़ रुपए जो है आंदोलनकारियों के लिए जो है जो मौजूदा सरकार है कांग्रेस की उस समय की, तो उन्होंने कर दिया। लेकिन जैसे शाम होते जो है जो फैसला था कांग्रेस सरकार का उसको वापस कर दिया गया था, तो वो पैसा आज तक जो है वहां पर नहीं पहुंचा। तो तमाम सवालों को लेकर जो आंदोलनकारी है, जो जब उन्होंने सवाल वहां पर पूछा, हालांकि मीडिया ने जब उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने गोलमोल का जवाब दिया। हालांकि उन्होंने कहा कि जो राज्य हित में होना चाहिए था तो वो त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार को करना चाहिए, लेकिन वो शायद ये भूल रहे हैं कि इससे पहले उनकी गवर्नमेंट वहां पर थी और उनकी गवर्नमेंट ने ये आंदोलनकारियों की चिन्हित आंदोलनकारियों की जो मांगे हैं उनको मान लिया होता। शायद आज जो आंदोलनकारी हैं लगातार जो अपनी नियमितकरण की मांग को लेकर, क्षेत्रीय आरक्षण को लेकर इस तरीके से धरने पर नहीं बैठते, उन्हें जो हरीश रावत हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्हें इस तरीके से उन लोग आंदोलनकारियों का विरोध वहां पर नहीं सहना पड़ता। तो ये कहीं ना कहीं योगेश कह सकते हैं कि जिस तरह से अब राजनीति इस पर कहीं ना कहीं हो रही है, क्योंकि बीजेपी ने भी एक बयान यहाँ पर दिया है। बीजेपी ने साफ तौर पर कहा है कि जो आंदोलनकारी है उनके पक्ष में जो है राज्य की सरकार है, लेकिन जिस तरीके से कैबिनेट ने जो फैसला यहाँ पर योगेश दिया तो उससे कहीं धरातल में दिखता नहीं है कि जो मौजूदा सरकार है वो इनके पक्ष में। योगेश, चलिए धनंजय, बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे आपका इस पूरी जानकारी देने के लिए। अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर है हल्द्वानी से, जहां प्रदेश के वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने शैमफोर्ड स्कूल के सालाना कार्यक्रम में शिरकत की, जहां कार्यक्रम में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए गए। इस कार्यक्रम के जरिए एकता अखंडता की बात जो है छोटे छोटे बच्चों ने दिखाई। और आपको बता दें कि इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में भारत की लोक संस्कृति की जो है हर छटा देखने को मिली है। और आपको याद है कि आज विजय दिवस पूरे देश में मनाया जा रहा है। देहरादून के गांधी पार्क में भी आज विजय दिवस के दिन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और केंद्रीय विदेश मंत्री जनरल वीके सिंह ने 1971 की जीत और युद्ध में शहीद हुए जवानों को याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर जनरल वीके सिंह ने युद्ध के दौरान की अपनी यादों को साझा किया। 1971 का जो युद्ध था, एक ऐतिहासिक लड़ाई हमारे सैनिकों ने लड़ी और उत्तराखंड के भी लगभग 250 से करीब सैनिक उसमें हमारे शहीद हुए। लेकिन 2 सप्ताह के अंदर पूर्वी पाकिस्तान की 93,000 सेना को आत्मसमर्पण करने को मजबूर कर दिया था हमारी सेना ने। और जनरल नियाजी जो बड़े घमंड के साथ कहते थे कि भारत की 1000 सैनिक के लिए हमारा एक सैनिक बहुत है, उन पर भारी पड़ने वाला है, उनका घमंड चकनाचूर कर दिया था। ये ऐतिहासिक युद्ध था और उन जो वीर उसमें शहीद हुए हमारे वीर सैनिक, उनको हमारी श्रद्धांजलि है। और जिन सैनिकों ने उस युद्ध में भाग लिया और भारत को ऐतिहासिक विजय दिलाई, उनको हमारा नमन है। देखिए, देश तो
हर रोज़ सैनिकों को नमन करता रहे, यही हम सब चाहते हैं, क्योंकि जिस देश में सैनिकों का सम्मान होता है वो देश हमेशा आगे बढ़ता है। आज ऐतिहासिक दिन है। आज के दिन 1971 में पाकिस्तान की सेना ने बांग्लादेश जब बना उस पर आत्मसमर्पण किया। मैं उस युद्ध में था, इसलिए मुझे बहुत अच्छे तरीके से वो दिन याद है कि किस प्रकार पूरी दुनिया में 13 दिन के अंदर इतने बड़े देश के अंदर, जिसके अंदर नदियां हैं, नाले हैं, पानी भरा रहता है पूरे टाइम, किस प्रकार एक सेना 13 दिन के अंदर अपने गंतव्य पर पहुंच जाती है। उसके सामने खड़ी सेना के 93,000 लोग समर्पण कर देते हैं। इससे बड़ी विजय कहीं नहीं हो सकती। इसीलिए आज के दिन को हम विजय दिवस के नाम से मनाते हैं। तो विजय दिवस के मौके पर देहरादून की डिफेंस कॉलोनी में सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और विदेश मंत्री जनरल वीके सिंह के साथ ही पूर्व सैनिक और उनके परिजनों ने शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सैनिकों के परिजनों को सम्मानित भी किया। कार्यक्रम के समापन के बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि ऐसे मौकों पर स्कूलों में अवकाश की जगह छात्रों को इतिहास के बारे में बताया जाना चाहिए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में अत्याधुनिक शहीद स्मारक बनाने पर कार्य कर रही है, जिससे नई पीढ़ी को इतिहास से अवगत कराया जा सकेगा। मैं सैद्धांतिक रूप से इस बात का पक्षधर रहा हूं और हूं कि अवकाश की बजाय ऐसे अवसर पर हमको बच्चों को बताना चाहिए, बच्चों को अपने इतिहास से अवगत कराना चाहिए, उनको उसका बोध होना चाहिए कि आखिर आज हम अगर खुली हवा में सांस ले रहे हैं तो किसके खातिर ले रहे हैं। और इसलिए मैंने कहा कि स्कूलों में बच्चों को कोई भी ऐसे जब महापुरुषों के जन्मदिन होते हैं या हमारे सैनिकों के जो वीर गाथाएं हैं, जो इतिहास हमारे सैनिकों ने रचा है, उसके बारे में उनको बताया जाना चाहिए, क्योंकि इतिहास हमारी जो परंपराएं हैं और हमारा जो विगत है उससे हमको अवगत कराता है। और ये कहा जाता है कि इतिहास ये हमको बुद्धिजीवी बनाता है और इसे बच्चों को चीज़ों के बारे में बताया जाना चाहिए। शहीद स्मारक को लेकर के जिसमें बिखराव बना हुआ है, एकजुट होने की जरूरत है, तो सर किस तरह से एकजुट होने की बात है? देखिए, जब हम जाति और धर्म के नाम पर बिखराव करते हैं, समाज के नाम पर, समुदाय के नाम पर बिखराव करते हैं, तो देश की ताकत घटती है। और एक फौजी होने के नाते मेरा मानना है कि ये बिखराव नहीं होना चाहिए। संगठन के अंदर शक्ति होती है और जब तक ये संगठन की शक्ति को हम बनाए नहीं रखेंगे, देश को उसे। और अब खबर है रुद्रप्रयाग से, जहां चारधाम परियोजना संघर्ष समिति ने भवन स्वामी और व्यापारियों को मुआवजा देने और उनकी पुनर्स्थापना को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। आपको बताएं, कुछ दिन पहले भी चारधाम परियोजना प्रभावितों ने रुद्रप्रयाग जिले के समस्त बाजार बंद करवाकर अपनी शक्ति का एहसास करवा चुके हैं, जिसके बाद अब प्रभावितों ने हनुमान मंदिर रुद्रप्रयाग के सम्मुख धरना प्रदर्शन करते हुए प्रभावितों ने मांगे पूरी होने तक जो है आंदोलन जारी रखने का निर्णय लिया है। हालांकि आंदोलनकारियों ने चारधाम परियोजना से सड़कों के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण का समर्थन किया, लेकिन आंदोलनकारी प्रभावितों का कहना है कि जो व्यापारी बीते हुई पीढ़ियों से अपना रोजगार चला रहे थे, उनको उजाड़कर सड़क पर ला देने और पहाड़ों से बड़े पैमाने पर हो रहे पलायन को बढ़ाने के राष्ट्रीय राजमार्ग के इस रवैये के वो खिलाफ है। चारधाम योजना में जितने भी लोग प्रभावित हो रहे हैं उनको पूरा मुआवजा और उनका विस्थापन होना चाहिए। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कुलदीप राणा हमारे साथ जुड़ गए। कुलदीप, जिस तरीके से लगातार जो है विस्थापन और जो है मुआवजे की मांग ये लोग कर रहे हैं, लेकिन आखिरकार शासन प्रशासन इनकी मांगों पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा, जिसके बाद अब जो है क्रमिक अनशन इन्होंने शुरू कर दिया है? जी बिल्कुल योगेश, रुद्रप्रयाग में जो चारधाम परियोजना के प्रभावित हैं व्यापारी हैं, करीबन 300-400 प्रभावित व्यापारी हैं और पिछले दिनों रुद्रप्रयाग बंद का आह्वान किया था और व्यापक इसका असर देखा गया। हेलो जी कुलदीप, आप तक आवाज पहुंच रही है? हेलो जी कुलदीप, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? लगता है कुलदीप से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन एक बार फिर बता दें आपको कि रुद्रप्रयाग में चारधाम परियोजना के बाद जो है लगातार जो है जिस तरीके से आपको बता दें कि चारधाम परियोजना संघर्ष समिति के बैनर तले तमाम भवन स्वामियों और व्यापारी जो है मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं और उनके पुनर्स्थापना की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि चारधाम योजना को लेकर जो है
ये लोग प्रभावित हो रहे हैं और कई भूस्वामियों के मकान जो है चारधाम परियोजना की भेंट चढ़ रहे हैं, जिसके बाद इन तमाम लोगों ने जो मांग की है उनका पुनर्स्थापना की जाए और जो है मुआवजा दिया जाए। हमारे संवाददाता कुलदीप राणा एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हैं। कुलदीप, जिस तरीके से लगातार ये मांग कर रहे हैं लेकिन इनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिसके बाद अब भूस्वामियों और जो व्यापारी हैं उन्होंने क्रमिक अनशन शुरू कर दिया है। जी बिल्कुल योगेश, रुद्रप्रयाग जनपद में पिछले दिनों भी व्यापक रूप से बंद का आह्वान किया था और बड़े पैमाने पर लोगों ने दुकानें बंद की थी। पूरा जनपद लगभग बंद था, लेकिन उसके बावजूद भी शासन प्रशासन ने जो प्रभावित ऑल वेदर के प्रभावित व्यापारी हैं उनकी मांगे नहीं मानी और अब मजबूरन यहाँ पे उनको क्रमिक अनशन शुरू कर दिया गया है। व्यापारियों ने बड़े पैमाने पर व्यापारी वहां पर आए हैं और अब उन्होंने अपनी मांगों को लेकर के जब तक उनको कहीं पुनर्स्थापित नहीं किया जाता है और जो उनकी दुकानें ऑल वेदर में काटी जा रही हैं उनके बदले मुआवजा नहीं दिया जाता है, तब तक वो अपना धरना जारी रखेंगे और आने वाले दिनों में अगर उनकी सुनवाई जल्दी नहीं होती है तो बड़ा उग्र आंदोलन भी वो कर सकते हैं। जी, और ऐसे में कुलदीप, कितने ऐसे भूस्वामी हैं जिनके पूरे के पूरे मकान जो है चारधाम परियोजना की भेंट चढ़ रहे हैं, वहीं कितने ऐसे व्यापारी हैं जिनकी पूरी की पूरी दुकान जो है चारधाम परियोजना के जो मार्ग बनाया जा रहा है उसकी जद में आ रही है। ऐसे में क्या इन व्यापारियों को किसी तरह के मुआवजे की बात या फिर किसी दूसरी अन्य जगह इन्हें पुनः स्थापित करने की बात शासन प्रशासन की तरफ से की गई? जी बिल्कुल योगेश, अभी तक इस तरह से कोई भी जो प्रभावितों की मांगे थी उन पे सरकार द्वारा किसी भी तरह का विचार नहीं किया गया है, जबकि क्योंकि 300 से 400 व्यापारी ऐसे हैं जिनकी जो चारधाम परियोजना है उसमें दुकानें आधा काटी जा रही है, मतलब पूरी तरीके से उनका व्यापार चौपट हो रहा है, उससे प्रभावित हो रहा है। लेकिन लगातार पिछले कई दिनों से वो आंदोलन कर रहे हैं, लगातार जिलाधिकारी से लेकर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक उन्होंने ज्ञापन दे दिया है, लेकिन उसके बावजूद सरकार की तरफ से किसी भी तरह से व्यापारियों के हित में कोई फैसला नहीं आ पाया है और अब मजबूरन इनको कर्मिक अनशन शुरू करना पड़ा और आने वाले दिनों में व्यापारियों का साफ तौर पे कहना है कि वो भूख हड़ताल जैसा कदम भी उठा सकते हैं और आगे एक बड़ा आंदोलन अगर नहीं मानती है सरकारी मांग तो देखने को मिलेगा। जी योगी, तो ऐसे में क्या इन भूस्वामियों और व्यापारियों को दुकान खाली कर देने के आदेश भी मिल चुके हैं? जी बिल्कुल योगेश, सभी व्यापारियों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं प्रशासन की तरफ से और सारे व्यापारियों ने लगभग सभी दुकानें अब खाली करने लगे। आधा से ज्यादा व्यापारियों ने अपनी सारी दुकानें खाली कर दी हैं और वो अब उनको कोई खुरी उनको तोड़ने लगे हैं। तो कहीं व्यापारी इस आंदोलन के जरिए सरकार से अपने पुनर्स्थापन की मांग कर रहे हैं। जी चलिए कुलदीप राणा, लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे इस पूरी खबर पर। अब इस पूरी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर है हरिद्वार से, जहां प्रयाग में कुंभ के मेले से पहले सभी 13 अखाड़ों में से एक श्री पंचायती अखाड़ा निर्मला में एक बार फिर से संपत्ति विवाद निकल आया है। जी हां, निर्मल अखाड़े के हरिद्वार स्थित आश्रम पर आज बड़ी संख्या में साधु संतों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। निर्मल पंचायती अखाड़े में पहले सचिव पद को लेकर विवाद था, लेकिन अब कोठारी पद को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए हैं। बताया जा रहा है कि कोठारी को लेकर अखाड़े में उहापोह की स्थिति बनी हुई है। कुंभ के ऐन पहले निर्मल अखाड़े में इस तरह के विवाद आने वाले वक्त पर बुरा असर भी डाल सकते हैं। फिलहाल अखाड़े के मुख्य द्वार पर मौजूद साधु संत हिलने का नाम नहीं ले रहे हैं और उन्होंने अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी दी है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनीष हमारे साथ जुड़ गए। मनीष, जिस तरीके से लगातार ये विवाद गहराता जा रहा है, ऐसे में इस विवाद का हल आखिरकार निकलेगा कैसे? क्या शासन प्रशासन ने इस पूरे मामले पर दखल दिया है? हाँ योगेश, ये स्थिति कल जब बिगड़ गई थी, इसमें जो कोठारी थे, पहले जो पुराने कोठारी थे वो गोपाल सिंह थे, तो अखाड़े वालों ने जो नए कोठारी थे जसवीर सिंह को इसमें कोठारी बना दिया गया। फिर ये गोपाल सिंह जी है, ये कोर्ट गए, कोर्ट जाकर के जो गोपाल सिंह जी को निकाला था उस पे स्टे लेकर के आ गए। फिर गोपाल सिंह अपने सब साथियों के साथ अखाड़े के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, पर अखाड़े में जसवीर सिंह जो कोठारी थे उनके संगठनों ने वो गेट बंद कर दिया गया, जिससे ये विवाद बढ़ता चला गया। इस समय भी स्थिति नाजुक बनी हुई है। पुलिस प्रशासन इस समय वहां उपस्थित है और आगे स्थिति पे सबकी नजर बनाए हुए हैं योगेश। तो ऐसे में कोठारी का पद किस तरीके से निश्चित किया जाता है? क्या अब जो है इस पूरे मामले पर शासन प्रशासन के दखल द्वारा इस पूरे विवाद को सुलझाया जाएगा और कोठारी पद को लेकर जिस तरीके से दो पक्ष आमने सामने हैं उन दोनों पक्षों को सुना जाएगा और उसके बाद कोई फैसला लिया जाएगा? हाँ योगेश, इस समय प्रयाग में सारे साधु संत इकट्ठे भी हैं और इस समय वहां पर कुंभ की तैयारी भी इस समय है।
बहुत सारे साधु संत हरिद्वार से प्रयाग जा रखे हैं, पर ये जो मामला है निर्मल अखाड़े का, ये बड़ी दुखद बात है कि इस समय ये निकल करके आया। वैसे भी निर्मल अखाड़ा विवादों के घेरे में घिरा रहता है। पहले भी सचिव पद को लेकर के आपस खींचातानी चली रही थी, पर ये कोठारी का पद लेकर के भी खींचातानी चली हुई है आपस में। ये विवादित यहाँ बना रहता है अधिकतर। ये अब आगे निगाह ये रखेंगे कि कौन से साधु संत इसमें आते हैं, दखल देते हैं और इस विवाद को आगे निपटाते हैं, पर स्थिति अभी वैसी बनी हुई है इस समय। योगेश, चलिए, बहुत बहुत शुक्र करना चाहेंगे मनीष आपका इस पूरी जानकारी देने के लिए। अगली खबर का रुख करें। अगली खबर भी हरिद्वार से है, जहां आपको बता दें कि हाईवे मौत का हाईवे बन चुका है और आए दिन कोई ना कोई हादसा इस हाईवे पर हो रहा है। हरिद्वार एक धर्म नगरी है जहां पर देश विदेश से कई श्रद्धालु आते हैं। आपको बता दें कि कोर कॉलेज से मंगलौर की तरफ एक नया हाईवे के निर्माण कार्य चल रहा है, जो कि अभी तक पूरा नहीं हुआ है। प्रशासन की तरफ से कोई भी साइन बोर्ड यात्रियों के लिए नहीं लगा हुआ है, जिससे चलते अधूरे मार्ग पर जाने से यात्रियों को रोका जा सके। और रात के अंधेरे में कई यात्री आधे अधूरे रास्ते पर निकल जाते हैं, जहां मार्ग पर 15 से 20 फुट बड़े गड्ढे यात्रियों को अपनी मौत के शिकंजे में फंसा लेते हैं और कई हादसे होते हैं। ऐसा ही हादसा बीती रात को कोर कॉलेज से मंगलौर के बीच हुआ है। और अगली खबर है लक्सर से, जहां के दाब की गांव से खबर है, जहां धड़ल्ले से घर पर कच्ची शराब की बिक्री की जा रही है। शराब की अवैध बिक्री के चलते गांव में दिन ब दिन माहौल खराब होता जा रहा है। कच्ची शराब की अवैध बिक्री के खिलाफ अब महिला ने मोर्चा खोल दिया है। शनिवार को गांव की सैकड़ों महिलाएं ग्राम प्रधान सतवीर को साथ लेकर लक्सर तहसील मुख्यालय पहुंचे और अवैध शराब बिक्री के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। महिलाओं का कहना था कि कई गाँव के और कई बाहर के शराब कारोबारियों द्वारा गाँव में खुलेआम कच्ची शराब की बिक्री की जा रही है। महिलाओं का यह भी कहना है कि शराब की अवैध बिक्री के चलते जहाँ शराबी किस्म के लोग दिन भर नशे में धुत होकर गली मोहल्लों में उत्पात मचाते फिरते रहते हैं, जिससे गांव की बहू बेटियों का गलियों में निकलना भी दुश्वार हो गया है। और उधम सिंह नगर के दिनेशपुर के बाजार में एक दुकान में रात को कुछ अज्ञात बदमाशों ने आग लगा दी। इससे आगजनी में आपको बता दें दुकान में रखा हजारों का सामान जलकर खाक हो गया। दुकान मालिक को इस बात का पता राहगीरों से चला और आसपास के दुकान वालों ने भी इस बात पर गुस्सा जाहिर करते हुए पुलिस में इसकी सूचना दी है, जिसके बाद बदमाशों को पकड़ने की कार्रवाई की जा रही है। तो खबर उत्तराखंड के इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, और खबरों की जानकारी के लॉग ऑन कीजिए हमारी वेबसाइट telugundia.com पर। फिलहाल दीजिए इजाजत।